ना हम महफिलों में जाते हैं, ना हमें गज़लें कहनी आती हैं। हम बस वहीं के हो जाते हैं जहाँ खुली बाहें हमें बुलाती हैं। भोपाल सुकून है। अगर किसी को ये लगता हो ना कि मतलब कहाँ रहें जहाँ कोई टेंशन ना हो, सुकून ही पीस है सुकून वहाँ हो, बहुत। तो भोपाल जाके रहो। वहाँ किसी को कोई जल्दी नहीं है, ना फेमस होने की, ना बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की। वहाँ पे क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं लोग। वहाँ पे डिप्रेशन भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। ये मेट्रो सिटीज़ का है। हाँ। हमारे वहाँ पे डिप्रेशन भी नहीं। भोपाल मतलब अपने आप में खुश हैं लोग। सही में लड़कों को रोते हुए बहुत कम देखा है लोगों ने। मैम, आपके बुक में ये भी लिखा है कि आप रिलेशनशिप कोच हैं, हाँ जी। तो इसमें कितनी सच्चाई है मैम? तारीख के साथ अखबार बदलते हैं, गीता और कुरान का ज़माना नहीं होता, और कृष्ण के बिना भी केवल कृष्ण से प्रेम करे, मीरा सा हर कोई दीवाना नहीं होता। ना हम महफिलों में जाते हैं, ना हमें गज़लें कहनी आती हैं। हम बस वहीं के हो जाते हैं जहाँ खुली बाहें हमें बुलाती हैं। नीलम मैम, थैंक यू सो मच कि थैंक आपने यू मुझे सो आज मच। हमारे अनकट रियलिटी के पॉडकास्ट पर अपना टाइम दिया। बहुत ही बेसिक है हमारा, और हमने अभी शुरुआत भी नहीं करी थी, और जी, आपने हमारे चैनल को सपोर्ट किया, उसके लिए मैम बहुत बहुत थैंक यू मैम। आपने खुद ही इंट्रोड्यूस कर दिया ना, ना हम महफिलों में जाते हैं, ना हमें गज़लें कहनी आती हैं। वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि ये लाइन मैंने एक ऑर्गेनाइज़र के लिए ही लिखी थी बेसिकली, जिसने मुझे मतलब इनवाइट किया था, और उस वक्त तक मैं काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी, और उसका स्टार्टअप ही था ओपन माइक का। तो उसने मुझे इनवाइट किया, मैं गई क्योंकि वो इंसान अच्छा था। अच्छा तो मैं ये देख कर नहीं जाती कि महफिल बहुत बड़ी है या वहाँ कितने लोग आ रहे हैं, मैं ये देख कर जाती हूँ कि बुलाने वाला कौन है। तो इसलिए ही मैं आपके पॉडकास्ट पर आई हूँ। मैम, ये लाइन आपकी सबसे मेरी फेवरेट भी रही है, क्योंकि थैंक जब यू। भी मैंने ये लाइन सुना है आपका, जी हमेशा से ये था कि आपके हर एक वीडियोस और आपके हर एक जितने भी आपने पोएट्स लिखे हैं, जी। वो हमेशा से कनेक्ट करती हैं एक हम्म इंडिविजुअल को, क्योंकि हम्म मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक्सपीरियंस से ही सब कुछ लिखा है। जी। एक पोएट या फिर आपके लाइंस की एक जैसे क्वेश्चन बैंक होती है, आपके पास एक बैंक है। मैंने पहले ही बोला है कि आप एक इंस्टीट्यूट हो, तो ये चीज़ें भरी हुई हैं आपकी, और अब सोशल मीडिया में ये लाइव हो रही है, तो मैम क्या कनेक्ट करता है आपको इन सब चीज़ों मुझे के लिए? एक बार किसी ने पूछा था कि आप कैसे लिख लेते हो, तो मैंने कहा था कि सरेआम सौदेबाजी जज्बातों की करनी पड़ती है, और कागज़ों से ज़्यादा कालिख चेहरे पर मलनी पड़ती है। मैम, लेकिन कोई तो कुछ तो इंस्पिरेशन होगा ना आपका? यही इंस्पिरेशन है कि आपने जो ज़िंदगी जी होती है ना, हम सब की ना लगभग लगभग ज़िंदगियाँ एक जैसी होती हैं। बहुत थोड़ा थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस डिफरेंस होता है। रहता है। साइकी भी एक जैसी होती है। तो मैं अपनी आसपास के, अपने परिवार के, अपने दोस्तों के और अपने नेबरहुड के, या जहाँ भी मैं जाती हूँ, जिस कैब में मैं आ रही हूँ उसके ड्राइवर के, या किसी के भी जो लोग मुझे मिलते हैं, मैं ऑब्ज़र्व करती रहती हूँ कि क्या इनका थॉट प्रोसेस होगा। फिर मैं उनसे बात करती हूँ, तो वो ऑब्जर्वेशन जो होती है वो फिर मैं उसको अपने शब्दों में लिखती हूँ। तो मैम, ये कह सकता हूँ कि आप काफ़ी अवेयर रहते हैं सोसाइटी को जी लेकर। जी आपने कई बार मैम ह्यूमैनिटी पे बात करी है, जी। और क्या मैम, ह्यूमैनिटी जो है, ह्यूमैनिज्म जो है, हम्म। उसको माना जाता है कि वो लोग के अंदर आस्था कम होता है, क्या ये सच है? नहीं, मेरा ह्यूमैनिज़्म से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दूसरा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी एकदम से फेमिनिज़्म की बहुत लहर आई, और फेमिनिज़्म को ना बहुत गलत लाइट में एकदम से लोग ले आए, जो कि फेमिनिज़्म का मतलब भी नहीं था। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो प्रताड़ित औरतें भी थी ना, उनका भी अधिकार ख़त्म हो गया। स्त्रियों ने भी, पुरुषों ने भी फेमिनिज़्म को इतने गलत तरीके से यूज़ किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि लड़कों को भी एक मूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, फिर मैनिज़्म चल जाएगा। तो ये एक दूसरे से बदला हम कब तक लेते रहेंगे? तो ना हमें फेमिनिज़्म की ज़रूरत है, ना हमें मैनिज़्म की ज़रूरत है, हमें ह्यूमैनिज़्म की ज़रूरत है। हम साथ मिलकर चलें और ह्यूमैनिटी में आस्था रखें, हम एक दूसरे में भरोसा रखें, क्योंकि ये सोसाइटी आदमी और औरत दोनों से चलेगी। ना मैं अकेले चला सकती हूँ, ना आप अकेले चला सकते हैं। परिवार नहीं चलता है दोनों जेंडर्स के बिना, तो सोसाइटी तो बहुत दूर की बात है। इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, तो दैट इज़ ह्यूमैनिज्म फॉर मी। मैम, जैसे कि अगर मैं आपके बारे में थोड़ा सा हम अपने ऑडियंस को बताएं, जी आप हरियाणा से आते हैं, जी जहाँ पे शायद कैमरा तो छोड़ दीजिए, जी। चार लोगों के सामने आना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। उस जगह से आपने लिखना शुरू किया, तो वो जर्नी मैम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहते हैं। बहुत छोटे होते हैं तो हिंदी की जो पुस्तक आती है जिसमें पहला ही पाठ कविता होता है ना, पहली ही कविता होती है। जो जब कविता मैडम पढ़ाती थी ना, तो वो कहती थी कि कवि कहना चाहते हैं। तो मैं सोचती थी यार ये कौन सा जादू है कि कवि लिख कुछ और रहा है, कहना कुछ कहना और कुछ और चाहता है, चाह ये रहे हैं। जादू मुझे सीखना है।
तो मैं कविताएं, मुझे आज भी याद हैं जो हमने बचपन में पढ़ी, कितनी सारी कविताएं थी, मुझे सारी याद हैं। वो जो हम, चाहे वो हरिवंश राय बच्चन जी की हों, चाहे वो मैथिली शरण गुप्त की हों, बहुत सारी कविताएं आती थी, तो मुझे याद रही। और मैं क्या करती थी, न्यूज़पेपर में बुधवार को कहानियाँ आती थी छोटी छोटी, न्यूज़पेपर, हाँ जी, तो जब वो कहानियाँ और कविताएं मैं पढ़ती थी तो मुझे बड़ी फैसिनेट करती थी। अच्छा, वो कहानियाँ जो होती थी ना, मोस्टली फीमेल्स ओरिएंटेड मैंने पढ़ी, और वो ना मेरे आसपास की जो फीमेल्स होती थी और मेरे आसपास की जो सोसाइटी थी उससे काफ़ी रिलेट करती थी। तो मैं कहती थी यार ये मेरे आसपास की दुनिया को कैसे जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी हुई, ये समझ आने लगी कि हम सबकी ज़िंदगी लगभग एक जैसी होती है। तो मैं अपनी लाइनें, अपनी कविताएं डायरी में लिखती गई। मेरी और मेरी बहन की हैंड राइटिंग सेम थी। मैं अपना नाम नहीं लिखती थी डायरी पे, लिखती थी और स्टोर रूम में छुपा देती थी। कुछ कुछ गाने, मैं बचपन में गाने क्या होते, बच्चे धुन पे नाचते हैं ना आजकल भी, आय हाय ओए होए, क्या लिरिक्स, कुछ भी लिरिक्स नहीं है ना, या फिर मोए मोए हो गया है ना, बट मैं लिरिक्स सुनती थी। जैसे मुझे आज भी याद है कि मैंने पहला गाना वो याद किया था, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। मुझे मीनिंग भी नहीं पता था, बट मुझे लगता था कितनी सुंदर चीज़ लिखी है। तो ये सब चीज़ें मैं अपनी डायरी में नोट करती थी। तो डायरी में छुपाती जाती, फिर धीरे धीरे बड़ी हुई, फिर मैं चंडीगढ़ चली गई, तो पीछे से पापा को डायरी मिल गई। अच्छा, पापा ने वो डायरी जला दी, बिल्कुल बागवान की तरह। पापा ने जला दी। उनको ये नहीं पता चला कि वो मेरी डायरी थी, हैंड राइटिंग के वजह से। हाँ, उनको नाम, क्रेडिट, उनको लगा कि बहन की है, और उसने भी, बेचारी ने ये नहीं बताया कि उसने डांट भी खा ली मेरे हिस्से की। बट उस वक्त ना मैं काफ़ी डर गई, क्योंकि हरियाणवी मिडिल क्लास फैमिली, लड़की शायरियाँ लिख रही है, तो ये बहुत ही लोग सोचते हैं कि कहीं कुछ और तो नहीं चल रहा। हाँ, टैबू था वो उस टाइम पे ना। और हमारे जो बड़े पापा, बेसिकली ताऊ जी, बड़े पापा के साथ हम रहते थे जॉइंट फैमिली में स्टार्टिंग से, तो उनका एजुकेशन को लेके बड़ा वो था कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अच्छा, कुछ अच्छा, हाँ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ऐसा। तो वो हमेशा से चाहते थे कि मैं नॉन मेडिकल लूँ, हालांकि मैंने मेडिकल ली उनसे छुप छुप के, क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद नहीं था। डॉक्टर बनना था? हाँ जी। तो वो पढ़ाई का तो चल ही रहा था, और पढ़ाई में भी मैं अच्छी थी, ऐसा नहीं था कि हाँ बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वो लिखना वहाँ से छूट गया, क्योंकि मैं डर गई उस वक्त पे। फिर एक वक्त आया, शादी हो गई, उसके बाद मेरा मिसकैरेज हुआ। और एक फीमेल जब माँ बनती है ना, तो वो वैसे तो बनती है जब बच्चा पैदा होता है तब दुनिया की नज़र में, लेकिन जिस दिन वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट पे 2 लाइनें आ जाती है ना पॉजिटिव वाली, माँ उसी दिन सपने देखना शुरू कर देती है। तो जब वो मिसकैरेज हुआ ना, तो उसने मुझे कहीं ना कहीं अंदर तक तोड़ दिया। गूज़बम्स आ गए मैम। उसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। आज भी जब मैं लोगों से क्वेश्चन करती हूँ कि आप बताओ मुझे कि एक माँ अपने बच्चे से कितनी बड़ी होती है, लोग जवाब नहीं दे पाते। तो मेरा जवाब यही होता है कि एक माँ अपने बच्चे से महज 9 महीने बड़ी होती है, क्योंकि वो 9 महीने पहले ही सिर्फ उससे माँ बनती है। उससे पहले तो वो एक लड़की होती है, एक बहू होती है, एक बेटी होती है। लेकिन जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तभी तो वो सारे एक्सपीरियंसेस लेती है ना माँ वाले, लेकिन वो एक्सपीरियंस मैं उसको एंजॉय कर पाती, उससे पहले वो मुझसे छीन लिया गया। और उसके पीछे भी बहुत ऐसे ट्रॉमेटिक रीजंस थे जिसको शेयर भी नहीं कर सकते। तो जिसकी वजह से ना मैं बहुत टूट गई। तो एक वक्त आता है कि आप ये सोचते हो कि दिस इज़ द एंड, और उस एंड के बाद जो बिगिनिंग होती है ना, फिर आप अनस्टॉपेबल हो जाते हो। तो वो जो एंड था उसको मैंने फिर बिगिनिंग में कन्वर्ट किया। एंड तो फिर मैम ये मान के चले लिखना शुरू किया कि शादी के पहले तक आप सोशल मीडिया में नहीं थे? नहीं, शादी के बाद भी नहीं थी। अच्छा, बहुत साल तक नहीं थी। बेटा मेरा 4-5 साल का हो गया था तब तक भी नहीं थी। पर आप वो अपनी बैंक को भर रहे थे? हाँ, मैं सिर्फ डायरीज में लिख रही थी, या मैं सिर्फ पढ़ रही थी। आपकी कुछ लाइन भी है मैम कि अगर अपने दर्द को कागज में लिखना है तो बेहतर है, मतलब अपने इमोशंस को पेन डाउन करना। तो क्या ये कनेक्ट किया आपको जो भी एक्सपीरियंसेस आपको मिले, तो उस एक्सपीरियंस से आपने ये शुरू किया, या फिर? मैंने ये लिखा था कि तुम मेरी कविताओं को महज कविताएं मत समझना, मैंने अपने दर्दों को लिख लिख कर पन्नों पर उतारा है। तो आप क्या, अगर आप कॉन्टिन्यूसली ट्रॉमा में रहते हो तो एक दिन आप सोसाइटी के लिए टॉक्सिक हो जाते हो। लेकिन अगर आप उससे कुछ क्रिएट कर देते हो ना, तो आपसे पॉजिटिव इंसान कोई नहीं है। सो मुझे टॉक्सिक नहीं बनना था, क्योंकि मैं टॉक्सिसिटी बहुत झेल चुकी थी। मुझे बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज की बात नहीं है, इन जनरल मैंने बहुत टॉक्सिक लोग देखे थे अपने आसपास, बहुत सारे रिलेशनशिप्स देखे थे जो बहुत टॉक्सिक थे। मुझे वो इंसान नहीं बनना था।
आप एक शराबी के बच्चे को अगर देखें जो बहुत ज़्यादा शराब पी के नालियों में पड़ा रहता हो कोई इंसान, तो उसका बेटा दो ही तरह का हो सकता है, या तो वो दुनिया में किसी को शराब नहीं पीने देगा, या वो अपने पिता से भी ज़्यादा शराब पिएगा। करेक्ट। दो ही तरीके होते हैं ना। तो मैंने दूसरा तरीका अपनाया पॉजिटिव वाला, कि मुझे टॉक्सिक नहीं होना है जस्ट बिकॉज मेरे अराउंड लोग टॉक्सिक हैं। मैंने एक और लाइन लिखी थी कि मैंने हर उस इंसान को लिख डाला जिसने ज़रा भी मिटाने की कोशिश की मुझे। क्या बात है ना। तो मैंने हर इंसान को, हर इंसान के इमोशन को, हर सराउंडिंग के जितनी भी चीज़ें मुझे लगी कि ये हम सब की लाइफ में कॉमन है, सबकी प्रॉब्लम्स और सबके सॉल्यूशंस लिखने की कोशिश की। मैंने कभी वायरल होने के लिखने की कोशिश नहीं की, या मैंने बहुत पर्सनल होकर लिखने की कोशिश नहीं की कि तुम मुझे छोड़ गए मैं तुम्हें छोड़ गया। तो मेरा ये था कि इन जनरल हम कितनी पॉजिटिविटी बांट सकते हैं अराउंड, या कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे दुख से कनेक्ट करके अपना दुख भूल सकते हैं। तो मेरा हमेशा से वही एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा। ये मैं समझ सकता हूँ कि आपकी इंटेंशन हमेशा से पॉजिटिव रहे जी, और आज उसी इंटेंशन के साथ आपने लोगों को कनेक्ट किया। जी। तो मैम क्या सोशल मीडिया इम्पैक्ट किया है आपकी लाइफ में? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्या अभी इन्फ्लुएंस हो जाते हो चीज़ें देखकर? नहीं, मैं इन्फ्लुएंस नहीं होती, बट लोग मुझसे इन्फ्लुएंस होते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो क्या पॉजिटिव मैसेज इन ए पॉजिटिव वे। जैसे बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो मुझे मैसेज करती हैं, बहुत सारे इवन यंगस्टर्स ऐसे हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि दिस वाज द लाइन जो मुझे अभी सुननी थी और आपने कह दी। जैसे मैंने अभी एक रील डाली थी जिम जाने वाले लड़कों के लिए, क्योंकि मैंने अपने आसपास उन लड़कों को ऑब्जर्व किया कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी को रिझाने के लिए बहुत ज़्यादा वजन उठा रहा है। बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, जिनको बहुत ट्रोल किया गया है कि तुम बहुत पतले हो, तुम बहुत मोटे हो, बॉडी शेमिंग किया गया, या फिर तुम्हारी हाइट छोटी है, या इन जनरल जो फैमिली में अपनी वॉइस जो है वो पुट नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। मैंने उन लोगों को भी जिम आते देखा, क्योंकि कहीं तो वो पॉजिटिव तरीके से निकाल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी में आप नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी फैलाने के सिवा अगर ये कर रहे हो, ये भी बेस्ट है। जिम इज़ ऑल्सो एन आर्ट, मुझे ऐसा लगता है। वर्कआउट करना कोई भी, चाहे वो योगा हो, चाहे वो जिमिंग हो, चाहे वो रनिंग हो, वो भी आर्ट ही है, क्योंकि आर्ट भी आपसे डिसिप्लिन मांगती है। एग्जैक्टली एक पर्सनालिटी डिसिप्लिन कर ये भी डिसिप्लिन मांगती है। तो मैम जैसे आपने आपने लाइन कही कि आप जब लिखते थे तो आप क्रेडिट नहीं लेते थे। पहले भी वैसा होता था, आज भी वैसा होता है। सोशल मीडिया पे आप इतनी चीज़ें लिखते हो, लोग आपकी लाइंस कॉपी करके खुद के पेज से डालते हैं, मैम तब कैसा लगता है? मुझे शुरू में शायद बुरा लगा होगा कभी मुझे। और उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? देखो, शिव कुमार बटालवी साहब को सुना होगा, मंटो को सुना होगा, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। राइटर हमेशा मुफलिसी में ही मरता है। राइटर को ना क्रेडिट की ज़रूरत नहीं होती, वो इतना खुश हो जाता है जब वो कुछ अच्छी आर्ट बना देता है कि उसके बाद वो आर्ट कहाँ जाती है, कौन यूज़ कर रहा है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेरे साथ वही है, अगर मैंने कुछ अच्छा लिख दिया ना तो मैं भगवान का 100 बार शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर वो वायरल हो गया तो शायद मैं शुक्रिया अदा भी नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई कहाँ ही चला जाएगा। अच्छा, मेरी कोई 1 लाइन, 2 लाइन, 5 लाइन चुरा भी लेगा तो जो मेरे भाव हैं, जो मैं लिख रही हूँ, वो कहाँ से चुरा पाएगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख नहीं होता। हाँ, उससे लोग पैसा भी कमा रहे, मैंने ऐसा भी सुना है, मुझे पता ही नहीं सोशल मीडिया से पैसा कैसे कमाते हैं। वो तो मैम बात है ही, सोशल मीडिया तो मैं अवॉइड करती हूँ इन सब चीज़ों को, क्योंकि अगर मैं उनमें घुस गई ना तो मैं वो लिख नहीं पाऊंगी जो मैं लिख रही हूँ, फिर मैं कमर्शियल हो जाऊंगी, और मुझे कमर्शियल नहीं होना राइटिंग। क्योंकि आपको आर्ट की कदर है। हाँ, आपको आर्ट बेचना नहीं है। और दूसरी बात ये कि मैं कौन होती हूँ आर्ट बनाने वाली? मैं आर्ट बना ही नहीं सकती। पर आप ब्लेस्ड हो। हम ब्लेस्ड हैं, क्योंकि ईश्वर आर्ट बनाता है, हम सिर्फ उसको रिफाइन कर सकते हैं, हम उसको बेटर कर सकते हैं, बट आर्ट कोई पैदा नहीं कर सकता। आर्ट ईश्वर देता है और उन लोगों को देता है जिन पे उसकी कृपा होती है। करेक्ट। शिद्दत भी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, जो आपका हमेशा से है, तो जब मुझे कोई गिफ्ट मिला तो मैं शिद्दत से वो करूँगी, बजाय उसके कि मैं किसी और के जाके देखूँ, 100 पेजेस देखूँ कि कहाँ क्रेडिट खा गए लोग, कहाँ पोस्ट कर दी, पता ही नहीं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं ना जो सोशल मीडिया पे हैं ही नहीं, फिर भी उनका काम तो है सोशल मीडिया पे, सो वो भी तो कर ही रहे हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ सोशल मीडिया, हेल्प ही कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैम जैसे आप अभी भोपाल में हो जी, भोपाल इज़ द सिटी ऑफ लेक्स, बहुत खूबसूरत है। तो क्या वो सिटी आपको हेल्प किया है लाइंस अपने पोइट को और एनहांस करने में? भोपाल सुकून है। अगर किसी को ये लगता हो ना कि मतलब कहाँ रहें जहाँ कोई टेंशन ना हो, सुकून ही सुकून हो, तो भोपाल जाके रहो। वहाँ किसी को कोई जल्दी नहीं है, ना फेमस होने की, ना बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की। वहाँ पे
क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं लोग, वहाँ पे डिप्रेशन भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। ये मेट्रो सिटीज़ का है। हाँ। हमारे वहाँ पे डिप्रेशन भी नहीं। भोपाल मतलब अपने आप में खुश हैं लोग, बहुत खुश हैं। वो एक है ना, सब्र बहुत है वहाँ के लोगों में, उस शहर में ही वो सुकून है। और भोपाल हमेशा से लिटरेचर हब रहा है, और मुझे ऐसा लगता है वहाँ की हवा में है शायद। तो मैम मैं ये मान सकता हूँ कि सब कनेक्ट करते हैं, सारे लाइंस कनेक्ट करते हैं ना, सर्कल है ये। तो मतलब जो मैंने दोबारा लिखना शुरू किया वो भोपाल जाके लिखना तो शुरू आपने जैसे बोला कि भोपाल में लिटरेचर बहुत अच्छा है और सुकून है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी शादी हुई हरियाणा से, आप भोपाल ही गए, तो ये डेस्टिनी है? बिल्कुल, मैं मानती हूँ। और पता है, बहुत बड़े होने के बाद ये डॉट्स कनेक्ट होते हैं। जब मैंने बताया ना आपको कि मैं लिखती थी डायरी में, या मैं किताबें पढ़ती थी, या मैं पोएट्री देख के बहुत फैसिनेट हो जाती थी, मुझे थोड़ी पता था राइटिंग भी कोई चीज़ होती है, या राइटर मैं बस लिख देती थी, या इसको प्रोफेशन बनाया जा सकता है। ये तो डॉट्स कनेक्ट होते हैं कि मुझे क्यों शौक था, मेरी उम्र के और बच्चों को क्यों नहीं था लिरिक्स सुनने का शौक, या लाइनें काट के चिपकाने का शौक अखबार में से, या पोएट्स के नाम हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर याद करने का शौक बाकी बच्चों को क्यों नहीं था। वो तो उसको उसके अपने हिंदी के करिकुलम की तरह लेते थे, मैं उसको पोएट्री की तरह लेती थी। तो ये सब कनेक्टेड होता है, ये सब डेस्टिनी होती है। आप बिल्कुल फ्लो में ले गए मैम मेरे को, और मैं आपकी बातों से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि आप जब लिखते होगे तो उस टाइम पे कितना आपको मतलब सुकून मिलता होगा कोई भी चीज़ अप एंड डाउन करके, कि आपने कुछ लिखा है सोसाइटी के बारे में। तो मैम क्या मेडिटेशन भी हेल्प करता है, आप करते हो? बहुत बहुत मेडिटेशन, राइटिंग इटसेल्फ इज़ अ मेडिटेशन। अगर आप बैठ कर लिख रहे हो सुकून से, या पढ़ रहे हो, वो भी एक मेडिटेशन है। लोगों में ना अभी जल्दबाजी बहुत है, एक पीस लिखा, उसको कल जाके ना मैं ओपन माइक पे सुनाया आऊँगा, तो जस्ट टू गेट फेमस। हाँ, जस्ट टू गेट फेमस, या फिर सबको ये बताने के लिए कि मैं भी लिखता हूँ। या मैंने 150 कविताएं लिखने के बाद स्टेज पे जाना शुरू किया था, तो एक एक कविता को मैंने 150 बार तो रिक्रिएट किया है। तो आपने किसी को सुनाया था खुद से? खुद से ही। जैसे बड़े होते जाते हैं आपके थॉट्स चेंज होते जाते हैं, आपको समझ में आता है कि कितनी मैच्योर चीज़ थी शायद जो लिखी। मैं ये नहीं कहती कि हाँ हर एज की अपनी मैच्योरिटी होती है, हर एज की अपनी समझ होती है कि सभी ऐसा करें, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक पीस को लिखते ही थोड़ा सब्र रखना चाहिए, उसको फिर से पढ़ना चाहिए, उसको फिर से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आर्ट में, पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी लोग बहुत इम्पेशेंट हो गए हैं, बहुत, क्योंकि लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, और तुरंत रिजल्ट चाहते हैं कि एक रील से ही मैं वायरल हो जाऊं। बस आप वायरल हो गए, सफल होना बहुत आसान है, सफलता पर ठहरना बहुत मुश्किल, वो मायने रखता है, और वो नियर टू इम्पॉसिबल है अगर आप काम नहीं करके गए हैं। तो मान लो आपने एक पोएम लिख दी, आप अगले दिन फेमस भी हो गए, आपके 150-200 मिलियन व्यूज़ भी आ गए, ना आपने किताबें पढ़ी हैं, ना आपने किसी राइटर को अच्छे को पढ़ा है, ना आपने और लिखा है कुछ। मैंने आपको अपने बड़े से आज तक के, या किसी भी बड़े न्यूज़ चैनल पे आपको बुला लिया बोलने, आप क्या बोलोगे? करेक्ट, मेरे पास सब्सटेंस ही नहीं है मेरे पास, आपकी पर्सनालिटी में कोई दम ही नहीं है। वो तो मैंने एक लाइन बोल दिया बस, चल गई। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स एकदम से देखा आपने बूम तो करते आप यही कहना चाहते हो कि ये जो लाइन आया है, वो जो गाना आया है ओए होए, वो क्या है? वो आज बस यही है, इसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद कुछ नहीं है। सही है। तो मैम जैसे मैं ना, आप हमेशा से हमने देखा है, आपको फॉलो किया है, और फॉलो का रीज़न इसलिए है मैम कि आपने हमेशा लड़कों को बैक किया, बैक सपोर्ट होता है ना। लड़के कनेक्ट कैसे करते हैं, लड़के ऐसे कनेक्ट करते हैं कि हम अपनी बातें अंदर रख लेते हैं, हम कभी अपने इमोशंस को नहीं दिखाते, हम कभी रोते नहीं हैं, हम लड़के, शायद लड़कियां अपनी दोस्तों को बोल देती हैं, बहनों को बोल देंगी, लड़के दोस्तों को भी नहीं बोल पाते, लड़के अपने पास ही रखते हैं। एक तो, या फिर उनको ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं लोग जज करेंगे, वीक ना हमें साउंड करें, और दोस्त, और क्या है कि सोसाइटी हमें कहीं ऐसा ना समझे कि यार ये तो इसके तो बस का कुछ नहीं है। तो मैम उस केस में आपने लड़कों को इतना सपोर्ट किया, लड़कों की बातें आपने निकाली, आपके बातों से हमने ये सोचा कि नहीं, हमारे लिए कोई है, यू आर द फेस ऑफ द बॉयज, आप आवाज़ हो हमारे लिए मैम। तो लड़कों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? मेरा भाई मुझसे 9 साल छोटा है, तो हमने एक तरह से लड़कों की तरह ही जीवन जिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत रही हमेशा से। तो मुझे ना हमेशा क्यूरियोसिटी रहती थी ऑपोजिट जेंडर के लिए कि यार ये कैसे सोचते होंगे, ये कैसे करते होंगे। और भगवान ने मुझे बेटा ही दिया, तो जब उसकी परवरिश मैं कर रही थी, बहुत छोटा था। तो ये मैनिफेस्टेशन है मैम या फिर? नहीं, ये तो ईश्वर की देन है, मैंने कुछ ऐसा मैनिफेस्ट नहीं किया। लड़का हो लड़की हो तो भगवान जो भी चाहे दे दे, मुझे ये था। बट जब वो पैदा हुआ तो उसके बाद मैंने जब उसको पालना शुरू किया, तो मैंने उसकी नॉर्मल
ना लड़का समझ के परवरिश की ना लड़की समझ के, नॉर्मल बच्चे की जैसे परवरिश करते हैं। और मैंने पाया कि लड़के और लड़कियों के सेम इमोशन होते हैं बचपन में। वो भी चोट लगने पे रोता है, वो भी गिरने पे रोता है, वो भी खिलौने के लिए जिद करता है, वो सब नॉर्मल होता है। लेकिन मैं ये सोचती रही कि बड़ा होते होते ऐसा क्या बदल जाता है। जैसे मैंने अपने हस्बैंड को भी काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व किया कि मैं तो रो देती हूँ हर बात पर, वो नहीं रोते हैं, है ना। मतलब घर में कोई भी शादी ऐसी नहीं है जिसमें कभी लड़ाई नहीं हो या जिसमें थोड़ा बहुत मन मुटाव नहीं हो। मैं हर बात पे रो देती हूँ। ये आदमी रोते हैं, इसको बुरा नहीं लगता होगा क्या किसी भी चीज़ का। फिर मैंने जो मेल फ्रेंड्स होते हैं, फिर मैंने जैसे बताया लड़के रोते नहीं, जो मैंने कविता लिखी थी जिस पे अब हमने बुक भी निकाली है, लड़के रोते नहीं कविता है जो यही 2 लाइनों से शुरू हुई थी कि मैंने जितनी आंखें देखी हर एक में दर्द था, दर्द अलग अलग थे लेकिन कारण मर्द था। लेकिन साथ में मेरा बेटा भी तो है ना, वो भी बड़ा होके मर्द बनेगा, वो भी किसी की आंखों में दर्द का कारण बनेगा। तो तब किसको गलत कहोगे? बेटा तो मेरे साथ रहेगा ना, 14-15 साल तक तो मैं परवरिश करूँ, इट मीन्स मैं गलत हूँ। तो मैंने ये पाया कि देयर इज़ अ लूप होल इन इंडियन पेरेंटिंग। ये लड़कों की गलती नहीं है, देयर इज़ अ लूप होल इन इंडियन पेरेंटिंग, जिसकी वजह से हमारे समाज में लड़के ऐसे हो गए हैं या उनको ऐसा बना दिया गया है कि वो अपने मन की बातें ना लिख पाते हैं, ना कह पाते हैं, ना शेयर कर पाते हैं। अच्छा, मैंने बहुत मेल राइटर्स को पढ़ा और मैंने पाया कि जितने मेल राइटर्स कहानियाँ भी लिखते हैं ना, वो फीमेल्स को ही प्रोटैगनिस्ट लिखते हैं, क्योंकि उनको लगता है वो अपने इमोशंस भी फीमेल के थ्रू कहते हैं। क्योंकि अगर वो मेल को वीक दिखा देंगे मूवी में, किताब में, तो फिर वही हमेशा से मैं माचो मैन दिखाया गया है। हाँ, दिक्कत हो जाएगी ना। तो मैंने ये सब ऑब्जर्व किया और मैंने पाया कि यार ये तो बहुत बड़ा लोचा हो गया, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है हमारी परवरिश के साथ। तो मैंने वो कहना शुरू किया जो लड़के कभी नहीं कह पाते, और लड़कों को बहुत पसंद भी आया क्योंकि वो अपने आप नहीं कह पाते, लेकिन मेरी कविताओं के ज़रिए उन्होंने इस बात से रिलेट किया। और आई एम ब्लेस्ड। हालांकि रोना बहुत बुरी चीज़ होती है सबके लिए ही, मैं तो कहूँ किसी को रोना ही ना पड़े, लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई कि लड़कों ने मुझे ये मैसेज किए, कितने लड़कों ने, हज़ारों लड़कों ने, कि ये कविता मैंने आंसुओं के साथ सुनी है। चाहे वो बेटे भी विदा होते हैं, वो चाहे वो लड़के रोते नहीं है, कोई भी कविता। आप, मुझे आज भी याद है मैम, मुझे एक मैसेज आया था यूएस से, और आपकी जो वो बुक लिखी हुई है कि बेटे भी विदा नहीं होते, जो आपने उनके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया, उन ब्यूटीफुल जर्नी। तो वो बाहर में रह के, नॉट इन इंडिया, मतलब बाहर के भी लोग इतना कनेक्ट करके आपके पोएम्स को, और मुझे लगता है कि सही में लड़कों को रोते हुए बहुत कम देखा है लोगों ने। जब शादी होती है, लड़की विदा होती है ना, पड़ोसी तक रोते हैं। भाई वो लड़का देश छोड़ के जा रहा है, वो चाहे 3 घर दूर शादी हो रही है लड़की की, पड़ोसी तक फूट फूट कर रोते हैं, लड़की भी रोती है। मैम, क्या ये सोसाइटी में प्रेशर है कि लड़का बाहर जा रहा है तो कमाने के लिए जा रहा है, घर को सपोर्ट करेगा? नहीं, प्रेशर नहीं, मैंने कहा ना, जैसे देयर इज अ लूप होल इन आवर अपब्रिंगिंग। हमने उनको ऐसा बना दिया कि तुम तो नहीं रो सकते, और तुम्हारे ऊपर तो कंधों पर जिम्मेदारी है ना। मैम, आपको ऐसा लगता है कि सोसाइटी के प्रेशर में लोग करते हैं? मुझे नहीं लगता। हाँ, सोसाइटी के प्रेशर में करते हैं, मुझे नहीं लगता कि घर से प्रॉब्लम है। सोसाइटी क्या कहेगी? तो सोसाइटी किससे बनती है? हम लोगों से बनी है ना, हमारे घरों को मिलकर तो सोसाइटी बन रही है ना। तो एक एक घर में एक एक इंसान तो ऐसा है ना जो कहता है कि तुम जिम्मेदार हो, तुम रो नहीं सकते। तो कलेक्टिवली हम एक सोसाइटी बनाते हैं और हम लड़कों को कह देते हैं कि तुम नहीं रो सकते भाई। अभी भी बहुत सारे माचो मैन ऐसे हैं जो ये कहते हैं, अरे मैडम तो ना धोखा कर रही है तुम्हारे साथ, लड़कों को रोना नहीं चाहिए, तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारी है। मैंने अभी ऐसे कमेंट भी देखे। अच्छा, मतलब वो अभी भी हैं वो लोग। बट मुझे ऐसा लगता है अगर आप जेंडर से परे देखें तो इमोशन तो कलेक्टिव होते हैं, ना वो मेल के अलग होते, ना वो फीमेल के अलग होते। तो कलेक्टिव इमोशन है। अगर कोई चुटकुला सुना रहा है, मैं हंस रही हूँ ना, आप भी हंसोगे। लेकिन अगर किसी की चोट लग रही है, मैं रो रही हूँ, आप हंस रहे हो, तो आप में दिक्कत है ना ये। हाँ जी, है ना। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट रहता है कि भाई अगर कोई रोने की चीज़ है, किसी की डेथ हो गई है, आप देखेंगे मेल रोते नहीं है, औरतें फूट फूट कर रो रही होती हैं, इमोशंस। लेकिन एक जो समझदार औरत होती है ना, वो ये समझ जाती है कि आदमी रोना तो चाहता है पर रो नहीं रहा है। आपने देखा औरतें गले लगाकर रोती हैं आदमियों को, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें पता है कि ये नहीं रो पाएगा, वो उसके हिस्से के आंसू भी रो लेती हैं ताकि वो काम डाउन रह सके। यस, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। मुझे सोसाइटी में बताया गया कि मतलब लड़कों को, जब मेल, उनको स्ट्रांग बनना जरूरी है। बिल्कुल, ये हमेशा से होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ लड़के लड़की दोनों को स्ट्रांग होना चाहिए, सिर्फ लड़कों को क्यों होना चाहिए? लड़कियों को भी होना चाहिए, लड़कियों को, लेकिन सोसाइटी, लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट होना भी तो जरूरी है ना। ये तो आप ये कह रहे हो कि तुमको चाकू लग गया, तुम्हें दर्द नहीं होना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है यार।
ऐसा करेक्ट थोड़ी होता है, ये करेक्ट, तो वही सबको बात होगा। हो गई ना, सबको होगा, वो चाहे लड़का है चाहे लड़की, तो दोनों को स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको चाकू लग गया तो आपको उसको झेलना तो आना चाहिए कि इसके बाद आपको हॉस्पिटल जाना, आप खुद ड्राइव करके हॉस्पिटल जा सकते हो, जा सकती हो, लेकिन अब दर्द आपको भी हो रहा है, दर्द मुझे भी हो रहा है, हम दोनों रो भी सकते हैं। सही बात जब है। ये इक्वालिटी है मुझे, इक्वालिटी तो ये इक्वालिटी भी होनी चाहिए इमोशनली आज की एक्सप्रेशन की। सोसाइटी में आ गई है मैम ये, और मुझे लगता है सोशल मीडिया ने काफ़ी हेल्प किया है, काफ़ी और बहुत अवेयरनेस। अपब्रिंगिंग ने, अभी हम, मेरी जो जनरेशन, मेरे वाली जो जनरेशन माँ बनी है, वो ये चीज़ देख कर आई है। देख है उनके बैक ऑफ द माइंड में है हाँ, कि हमें नहीं कराना है, लेकिन अब मैम क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं इस चीज़ों से, तो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस नहीं थी बिल्कुल हमारी सोसाइटी बिल्कुल, में, अब आ गई है। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी। मैम आपकी बुक में ये भी लिखा है कि आप रिलेशनशिप कोच हैं, हाँ जी। तो इसमें कितनी सच्चाई है मैम? और क्या एज अ रिलेशनशिप कोच आपको सजेशंस के लिए लोग अप्रोच करते हैं कि बहुत मैम ज़्यादा, हेल्प करो, ऐसा बहुत कुछ? ज़्यादा, बहुत और ज़्यादा। अगर कहीं ऐसा आपकी कोई ईमेल आईडी है, लोगों को आप हेल्प आउट कराना चाहते हो, तो मैम आप वो भी बता सकते हो। क्या होता है कि रिलेशनशिप कोच हर राइटर होता है, मुझे ऐसा लगता है, इतने मतलब जो बहुत ज़्यादा पढ़ लेता है, बहुत ज़्यादा समझ लेता है, मैंने इतना पढ़ा है, मैंने इतना समझा है, तो मैं ह्यूमन इमोशंस को बहुत अच्छे से समझती हूँ। और रिलेशनशिप वही आदमी अच्छे से चला सकता है जो इमोशंस को समझता है। भगवान की दया से आज के टाइम पे मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जिसमें मेरी कोई अनबन हो, कोई ख़राबी हो, कोई, है ना, कोई लड़ाई हो, या मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम हो। तो लोग जब मेरे जो भी कोट्स होते हैं रिलेशनशिप वाले, उससे जब रिलेट करते हैं, तो मुझे बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, तो उनको मैं रिप्लाई भी करने की कोशिश करती हूँ बहुत सारों को, लेकिन सबको नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपके पास खुद जवाब नहीं होता, या कुछ करेक्ट ऐसे करेक्ट, सही शरारती बात है। तत्व भी होते हैं जो सिर्फ हाँ बात करने के लिए करेक्ट, मैसेज आपको करते वो हैं। थोड़ा सा हाँ, पहले तो वो मैं फ़िल्टर कर मैसेज लेती करके, हूँ कि हाँ। क्या जेन्युइन है क्या नहीं, तो उनको मैं रिप्लाई भी करती हूँ। तो मैम जैसे ना हमारे साइड, जैसे मैं झारखंड से हूँ, ओके। तो मैम हमारे को शुरू से एक लगता था रिलेशनशिप जो है ना, सिर्फ एक लड़का लड़की का ही है। हाँ मतलब जी, हाँ जी। आप अगर एक लड़का लड़की एक साथ है तो सिर्फ उसी को रिलेशनशिप बोलना है। तो हमारे दिमाग में था कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स आर दी वन जिनके रिलेशनशिप्स हैं। तो मैम क्या रिलेशनशिप सिर्फ वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है, या फिर हर एक रिलेशन इज अ रिलेशनशिप? हर एक रिलेशन ही रिलेशनशिप है। अगर आप माँ बेटी हैं या फिर बाप बेटा हैं, पहले के आपने देखे होंगे पिता बेटों से कनेक्ट ही नहीं करते थे, बिल्कुल भी कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं होता था, बड़े डरे डरे से रहते थे, तो वो रिलेशनशिप कितने ख़राब होते थे। उस वक्त पे क्या होता था कि बेटा क्या चाहता है वो बता ही नहीं पाता था, वो हमेशा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी ऐसे निकल गई ना कि जो हमारे पिताजी थे वो हमारे दादाजी के उन पर खरे नहीं उतर पाए मापदंडों पर, फिर हमारे जो पति हैं वो हमारे जो ससुर हैं या जो हमारे भाई हैं वो हमारे पिता के मापदंडों पर खरे नहीं उतर पाए। तो हर जनरेशन अपनी आने वाली जनरेशन से कुछ बेटर चाहती है, लेकिन कभी किसी ने क्या ये पूछा कि तुम क्या चाहते हो, है ना? तो पहले ये प्रॉब्लम बहुत होती थी। अभी रिलेशनशिप्स बहुत सुधर गए हैं, तो सारे ही जितने भी हम आसपास के लोग होते हैं, इवन आपके नेबर्स के साथ भी आपका रिलेशन है, एक नेबर का भी रिलेशन है, वो आपकी प्रॉब्लम में आपके काम आएगा। तो लड़का और लड़की का ही जो रिलेशनशिप होता है वो सिर्फ नहीं होता, सोसाइटी के साथ आप जो भी लेन देन कर रहे हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप। करेक्ट। हाँ जी। तो मैम जैसे हमारे जो जितनी हमारी माँ है, माँ एक बच्चे के इमोशन को समझती है और वो इमोशन जो है एक्सप्रेस भी करती है, बिल्कुल, पर एक पिता नहीं करता। फिर वही बात आ गई ना कि तुम्हें तो रोना ही नहीं है ना, तुम तो घर कैसे चलाओगे? अगर तुम एक्सप्रेस कर दोगे तो तुम रो दोगे, तो या तुम अपने बच्चे को रो कर ये कह दोगे कि मैं तो बहुत थका हूँ, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा बेटा, मैं नहीं कर सकता तुम्हारी ज़रूरतें पूरी। तो वो माचो मैन वाली जो शुरू से चली आ रही है वो उन पर थोपा गया है। हालांकि वो कह सकते हैं जैसे माँ पर थोपा गया है, माँ पर भी तो थोपा गया ना कि तुम थक नहीं सकती, बच्चा आएगा तो तुम्हें गरम गरम रोटी देनी है चाहे तुम कितनी बीमार पड़ी हो, है ना? पर वो चेंज हो गया कुछ हद तक, तो वो भी चेंज हो रहा है, मतलब मेल फीमेल दोनों के एज अ सोसाइटी वी आर चेंजिंग, और जो वो लोगों ने एक्सेप्ट किया, हाँ, गुड साइन है, वेरी गुड, एंड दैट इज वेरी तो वो पहले होता था, मतलब माँ अपने लिए नहीं जी सकती, पिता अपने लिए नहीं जी सकता, माँ आराम नहीं कर सकती, पिता ये नहीं कह सकता कि मैं आज कमा कर नहीं ला पाया। तो वो शुरू से था हमारी सोसाइटी में, जो कि अब बदल रहा है अब जी। तो मैम आज की जो सोशल मीडिया है, तो उससे मैम आज के लोग काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होके लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मैम क्या एक जो हमारा घर पे जो जितने बच्चे हैं, जो यूथ हैं या बच्चे हैं, उनको डिस्ट्रैक्शन आपको लगता है कि ये करता है? और अगर पॉजिटिव भी नेगेटिव भी? 6th क्लास में हमारी हिंदी की टीचर ने हमें एक ऐसे लिखवाया था, वरदान है या अभिशाप विज्ञान।
तो उसमें एक लाइन थी कि विज्ञान ने चाकू बनाया था सब्जियां काटने के लिए, अब उससे कोई किसी का गला काट दे तो इसमें विज्ञान की तो कोई गलती नहीं है। क्या बात है मैम। ठीक है ना। तो सोशल मीडिया आपको हेल्प करने के लिए है। अब अगर आप उसका मिस यूज़ करते हो या उसका एक्सेसिव यूज़ करते हो, इट्स योर फॉल्ट। नहीं मैम, अगेन आपका बच्चा सोशल मीडिया पे क्या देख रहा है उस पर आपका कंट्रोल है? बिल्कुल है, कर सकते हो आप। अभी क्या, अब देखो क्या होता है कि हम दोगले लोग हैं, हम दूसरे से तो सारी उम्मीदें करते हैं, हम खुद में सुधार नहीं करते। अगर सामने से कोई जा रहा है और मैं बच्चे को बार बार कहूँगी अंकल को नमस्ते करो, अंकल को नमस्ते करो, वो नहीं करेगा। जबरदस्ती कोई नहीं करता। मैं करूँगी तो वो कॉपी करके करेगा। आपको इमिटेट करता है। बच्चे इमिटेट करते हैं। मदर्स का क्या आज, या फादर्स का, पेरेंट्स का आजकल क्या हो गया है, बच्चा आता है उधर से, हाँ फोन पे लगा रहता है। आपका बच्चा आया है, वो आपकी प्रायोरिटी है, आपका फ्यूचर वही है, करेक्ट, आपकी इन्वेस्टमेंट वही है। इग्नोर नहीं कर सकते कुछ भी, मतलब किसी भी चीज़ के आगे आप अपने बच्चे को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हो तो वो आपको करेगा, इग्नोर करेगा, इमिटेट करेगा, इमिटेट भी करेगा और इग्नोर भी करेगा, क्योंकि Ignore भी आपने करेगा। उसको किया। तो ये चीज़ है। अभी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल सोशल मीडिया से, फ़ोन से, टैबलेट से, आईपैड से दूर रहें, लेकिन हम उनकी 2 मिनट बात भी नहीं सुन सकते यूं किए बिना, क्योंकि आपको ट्रेंडिंग रील्स देखनी है। और एग्जैक्टली। तो सोशल मीडिया की कोई गलती नहीं है इसमें, हमारी पेरेंटिंग में ये एक गलती है। और हमें, आप 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा दीजिए चाहे, लेकिन अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम दीजिए। और जब वो आपके पास आता है तो आप फ़ोन को एकदम से साइड में रख दीजिए। अगर आप फ़ोन देखते देखते उससे बात करोगे ना, तो कल वो भी यही करेगा। करेक्ट मैम, बहुत आपने और जो अच्छी वो बात देख बोली। रहा है उसको वॉच करना बहुत ज़रूरी है। आप उसके साथ बैठ के देखिए। मेरा बेटा अगर कार्टून भी देखता है तो मैं साथ बैठ के देखती हूँ, ताकि उसे कनेक्ट लगे, कनेक्ट कर पाए आपसे वो, और उसको तभी हम वो बता आपसे सकें कि प्रैक्टिकली क्या बता देखना सकता है, क्या नहीं देखना है, करेक्ट करेक्ट। टाइम टू टाइम। बट मैम कहीं कहीं आपको ये लगता है कि अगर वो किसी के साथ इन्वॉल्व है, स्कूल में जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो क्या आपने ऐसा कंफर्ट जोन दे रखा है कि बिल्कुल। आपसे आके शेयर करेगा चीज़ें, कि आज इतना ऐसा सेफ एक्टिविटीज स्पेस अपनी बताएगा? आप, अब बच्चे को ना कभी देखिएगा, वो सबसे ज़्यादा हैरान पता है किस चीज़ पे हो जाता है, जब उसको लगे कि ये बात मैं मम्मी को बताऊंगा या पापा को बताऊंगा और वो मुझे डांटेंगे, और आप उसको नहीं डांटते हो, उन्हें ऐसा हैरान हो जाता है, इतनी खुशी होती है उसको कि यार इस बात पे भी नहीं डांटा। वहाँ से बिल्ड होता है कॉन्फिडेंस। तो क्या ऐसा तो नहीं है मैम कि डर भी खत्म हो रहा है वहाँ पे? नहीं, बताने की छूट हो रही है। गलत काम करेगा, आपको बताएगा, फिर आप उसे सही समझाओगे। डर खत्म नहीं हो रहा, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। ताकि आपके साथ कंफर्ट लेवल अच्छा हो जाए और शेयर बिल्कुल। कर सके। जब आपके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं ना, तो आप चीटिंग नहीं करते करेक्ट हो, मैम, है ना, तो बच्चा चीट नहीं कर पाता फिर। करेक्ट। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। और मैम बच्चों पे, जो बेटे हैं, जो नए अभी जस्ट जन्मे हैं और उन्होंने लाइफ शुरू करी है, उनके लिए 2 लाइनें मैम अगर आप कुछ बोलो। मैंने मतलब अपने बेटे के लिए ही लिखी थी। हम बच्चों की परवरिश अक्सर ऐसे करते हैं, लड़कों की परवरिश, कि तुम गिर गए तो तुम्हें रोना नहीं है, तो जो बचपन में दौड़कर माँ की छाती से चिपक जाते हैं, ज़रा सी खरोंच आने पर आसमान सर पे उठाते हैं, कोई बुरा सपना आने पर सहम कर उठ जाने वाले वो लड़के बड़े होकर किसी की ज़िंदगी को बुरा सपना कैसे बनाते हैं। क्या बात है मैम। तो वहाँ से आई थी ये कि हम ही कहते हैं ना, लड़के रोते नहीं, लड़के शर्माते भी नहीं हैं। लड़कों को कौन सिखाता है, हम सिखाते हैं। और फिर शिकायत भी हमें ही रहती है जब वो पत्थर दिल हो जाते हैं। पर क्या सोचा है कभी कि हम जैसी कोमल माँओं से पैदा होने वाले वो नन्हे नन्हे फूल बड़े होकर सूखा पत्ता कैसे बन जाते हैं। पर सवाल है आपसे कि क्या पत्ता सूख जाने के बाद एहसास खत्म हो जाते हैं? क्या बात है। एहसास खत्म नहीं होते हैं, जिम्मेदारी होती है उन सूखे पत्तों पर भी उस पूरे हरे भरे पेड़ की। इसलिए खुद मिट्टी में मिलकर नए पत्तों के लिए जगह बनाते हैं। और जब ठोकरों संग मिल जाते हैं जज्बात सारे, तब भी वो लड़के रोने को एक कंधा तक नहीं पाते हैं। पर एक माँ होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि लड़के डरते भी हैं, रोते भी हैं और शर्माते भी हैं। क्या बात है मैम, आपने बिल्कुल, फिर से मैं बोलूँगा, कनेक्ट कर दिया। और मैं भी बहुत ही ज़्यादा चीज़ें अंदर रखता था, और आपसे ये लग रहा है कि फील मैं कर रहा हूँ, बोल आप रहे हो। थैंक यू सो मच मैम, सब लड़कों की आवाज़ बनने के लिए। मैम जैसा आपने इतना कुछ लिखा है प्यार के बारे में, या फिर आपकी पोइट्री इतनी ज़्यादा फेमस है लोगों के बीच में, आपकी सबसे बेस्ट लाइन क्या है? मतलब जो बेस्ट लाइन आपको लगता है कि ये मेरी फेवरेट है, आपकी फेवरेट कौन सी है? मेरी तो बहुत सारी फेवरेट हैं। नहीं, सारी फेवरेट होंगी, लेकिन मैं 1 to 10 भी नहीं बोलूँगा, लेकिन सबसे बेस्ट जो आपको लगता है कि ये उस टाइम पे आपने लिखा जब सच में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये आप अपने आप से कनेक्ट कर रहे हो, और वो आपकी फेवरेट है।
तारीख के साथ अखबार बदलते हैं, गीता और कुरान का ज़माना नहीं होता, और कृष्ण के बिना भी केवल कृष्ण से प्रेम करे, मीरा सा हर कोई दीवाना नहीं होता। क्या बात है मैम। तो ये आपका बिफोर शादी आफ्टर शादी का फेज था? ये फेज पे नहीं लिखी थी मैंने ये प्रेम पर लिखी थी। जनरली राधा कृष्ण को मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोग ना राधा कृष्ण को प्यार का प्रतीक प्रतीक रील्स में आपने देखा होगा, देखा है। कोई भी आईफोन लेके ऐसे कहता है श्री कृष्ण कहते हैं। भाई तुमने श्री कृष्ण को पहले पढ़ो, जानो फिर बताओ कि एक्चुअली उन्होंने क्या कहा। तुम किसी की भी लाइन उठा के कहते हो श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी कुछ बोल दिया और चल रहा है। अच्छा, आजकल की जनरेशन राधा कृष्ण के प्रेम को ऐसे बताती है ना, लेकिन तुम वो सह सकते हो जो राधा कृष्ण ने सहा? वो सेपरेशन बर्दाश्त कर पाओगे? वो दोस्ती निभा पाओगे कि राधा गरम दूध पी लेती थी तो कृष्ण को छाले हो जाते थे? बस वो 30 सेकंड की है ना फीलिंग है। तो ये मैंने उसको रिलेट करके लिखा था कि ये जो जनरेशन हर रोज राधा कृष्ण का उदाहरण देती है, क्या ये उसका 1% भी रिश्ते में देती है? नहीं निभा पाएंगे। तो ये उसके लिए लिखा था। और आपकी जो बुक है मैम, जो अभी पब्लिश हुई और काफी ट्रेंडिंग में है, उसमें से सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा है आपका? उसमें मैंने 3 पार्ट लिखे हैं। एक लड़कों के लिए ही है, एक फीमेल्स के लिए है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मैं तो राइटर हूँ, मैं बहुत न्यूट्रल होकर लिखती हूँ। मुझे ना लड़कों को रिझाना ना लड़कियों को रिझाना है। जो मैं अपने आसपास देखूंगी, ऑब्जर्व करूंगी, वो मैं लिखूंगी। तीसरा पार्ट है यही प्रेम का और जो सेपरेशन होता है, लव एंड सेपरेशन का। और चौथा है सोशल इश्यूज़ का, जिसके बारे में बहुत कम बात की गई। और सोशल जस्टिस, सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी, जैसे मैरिटल रेप हो गया, उस पर मेरी एक कविता है। एक विरासत मेरी कविता जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। विरासत को किस सेंस में? विरासत इन द सेंस कि हम इस दुनिया में हर चीज़ को इस तरह से यूज़ करते हैं जैसे ये हमारी है ना, हक है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमसे जो पहले वाली जनरेशन से थी उससे हमें मिली है और हमें अगली जनरेशन के लिए छोड़ कर जानी है। तो जब भी आप कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं या दुनिया में कोई भी कार्य करते हैं, उसका तो टाइम है। उसको आपको इस तरह से करना चाहिए कि ये मेरे बाद भी रह जाएगी। इस दुनिया को हमें क्या देकर जाएंगे। तो उस पर मैंने एक कविता लिखी थी विरासत, जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, जो मेरी पर्सनल फेवरेट है। कुछ मैंने बलात्कार पर कविताएं लिखी हुई हैं जिनके बारे में बिल्कुल बात नहीं होती। वो मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि मुझे आपने सोशल के लिए एक सोशल मैसेज दिया है। जी, किसानों के ऊपर या फिर ऐसी चीज़ें, जैसे 2 लाइन में कुछ भी आपकी विरासत की मैं सुना दूंगी कि हम किस और जा रहे हैं हमें पता ही नहीं है, दृष्टिहीन हो गए हैं, दिशाएं खो गई हैं, ख्वाहिशों के पीछे दौड़ रहे हैं, अपनों से मुंह मोड़ रहे हैं, लाखों दोस्त हैं सोशल मीडिया पर, बड़े शान से बताते हैं, पर दर्द में हो तो एक कंधे को तरस जाते हैं। क्या बात है ना। जानवरों के लिए अभियान चलाते हैं, लड़की अकेले मिल जाए तो नोच खाते हैं। मानसिकता पर हर रोज़ कैंची चल रही है, लेकिन मोलेस्टेशन का कारण हम लड़की के छोटे कपड़े बताते हैं। दुनिया में आयरनी देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी हमारे देश की है और हम सेक्स एजुकेशन देने में आज भी शर्माते हैं। बहुत फैक्ट आपने बात बोला मैम। ये हवा में धुआं है, खाने में जहर है, नसों में खून की जगह नशे का कहर है। जंगल काट कर अखबार छाप रहे हैं, फिर हर सुबह उसी अखबार में जंगल के राजा की घटती संख्या पर ज्ञान बांट रहे हैं। नेता मर जाए तो भारत बंद, फिल्म स्टार मर जाए तो बड़े बड़े प्रबंध, पर अगर फौजी शहीद हो जाए तो हमले की कड़ी निंदा करके पल्ला झाड़ लेते हैं। हर नुक्कड़ हर चौराहे पर धर्म का धंधा हो रहा है और चंद लोगों की मानसिकता से मेरा देश गंदा हो रहा है। अंग्रेजी के रैप के 400 शब्द हम 1 मिनट में गाते हैं, पर अफसोस हिंदी में बात करते करते क्या कहते हैं यार उसको, अक्षर भूल जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कि लोगों तक पहुँचे, नहीं पहुँच पाती। बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर आपकी पोएम और आपकी बुक या आपकी कोई भी लिखे हुए लाइन अगर कोई पढ़े ना, तो वो सच में आप सोसाइटी को बदल सकते हो। मतलब लोग शायद, मुझे नहीं लगता पोइट्री की तरफ इतना इंक्लाइंड है। आप थोड़ा सा कह रहे थे ना कि क्रेडिट वाली बात, तो मेरा ये है कि मैंने अपना काम कर दिया, सोसाइटी को आपने एक मैसेज दे दिया है, बस। अब वो मुझे ईश्वर ने दिया, मुझे आगे दे देना है। अब वो कैसे लोगों तक पहुंच रहा है, मेन बात क्या है, चेंज आना चाहिए। आई राइट टू चेंज, चेंज आना चाहिए, मेरे प्रोफाइल से जाए, किसी के प्रोफाइल से जाए, इसलिए मुझे क्रेडिट का कोई ज़्यादा टेंशन नहीं रहता। तो मैम नेक्स्ट कुछ आप हिंट देना चाहते हैं कि आप अगला क्या लोगों के लिए ला रहे हैं बुक में? हाँ, वो स्टोरीज़ हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, और वो ऐसी मैम सॉरी, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है या फिर वो आप लोगों की कहानियाँ हैं? जैसे मैंने कहा, हम सब की लगभग लाइफ एक जैसी होती है, तो मैंने बहुत लोगों की लाइफ जी है,
कैसे जी है उनकी कहानियाँ सुनकर। जेंडर स्पेसिफिक नहीं, दोनों की हैं मोस्टली, मतलब वही मेल फीमेल की ही हैं, दोनों की हैं, तो उसमें मतलब रिलेशनशिप सारे रिलेटेड ही कनेक्ट हैं। कर पाएंगे। हाँ, रिलेशनशिप रिलेटेड हैं बहुत सारी कहानियाँ, कैसे कैसी हमारी फैमिलीज़ होती, कैसा हमारा समाज है, उसमें कैसे कैसे रिलेशनशिप इश्यूज़ आते हैं और कैसे कैसे उससे कोई जो भी मेन कैरेक्टर है वो डील करता है। तो उसमें सामाजिक मुद्दे भी हैं कुछ, और उसमें लव स्टोरीज भी हैं कुछ। तो 12 से 15 लव कहानियाँ स्टोरी हैं। मैम अगेन पर्सनल एक्सपीरियंस है? नहीं, वो भी आसपास आसपास का सोसाइटी? ही है। पर्सनल तो हमारा, मैंने बताया ना 22 में तो शादी ही हो गई थी, तो ऐसा उस वक्त पे कुछ था 11 भी में? नहीं। हाँ, नहीं, एज अच्छा, एज में, हाँ, मैं 22 की एज में, 2011 की बात कर रहा हाँ, हूँ। एज में शादी हो गई थी। और उस वक्त हमारे यहाँ ऐसा कोई कल्चर नहीं था बॉयफ्रेंड आप कह रहे गर्लफ्रेंड, थे आज या भी नहीं है? आज भी नहीं है। आज तो फिर भी जो लोग तो बाहर आपको ऐसा पढ़ लगता रहे है हैं। कि जहाँ से आप हो, आपकी बातों से स्पेशली उस जगह के लिए लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं आपकी बातों से, चेंजेस आए हैं? हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो स्टोरीज लगाते हैं। मेरा भाई मुझे बताता है, मेरी बहनें मुझे बताती, तो वो रिलेट कर पाते हैं, जिस उनको बड़ा सोसाइटी अच्छा से आप हो, लगता। हाँ, बड़ा, पर क्योंकि आपने वो, चेंज लाया है। हाँ, तो आज जो पिता आपके पोएम्स को फाड़ रहे थे, आज क्या आपकी पोएम्स शेयर करते हैं? उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अभी भी, आज शेयर भी वो भी नहीं करते। लेकिन एक अच्छी बात हुई है कि मेरे फादर इन लॉ भी सेम मेंटेलिटी के उन्होंने हैं। एक्सेप्ट किया आपको? उन्होंने शेयर भी किया उन्होंने। अरे वेरी नाइस। हाँ, शेयर भी किया। पापा का ये है कि वो न्यूट्रल है, वो दुखी भी नहीं है, वो खुश भी नहीं है, वो ठीक है, वो नॉर्मल है। ओके, ठीक है, अब जो कर रहे हो, अब तुम बड़ी हो गए, बट खुश समझदार होते हो। होंगे? हाँ, कि He is चेंज a हो रहा proud है। father हाँ, कि चेंज हो रहा है। आपने सोसाइटी में चेंज करा हाँ, है, लोगों के अंदर आपने इन्फ्लुएंस किया लोगों को, ये वो कि और वो घर सुधर वालों के जाए। लिए ना आप बच्चे ही रहते हो, मेरा ऐसा आप है सही कह वैसा। रहे हो मैम, लेकिन हाँ, फिर भी जब एक कोई इंडिविजुअल आउटस्टैंड करता है वो ना फैमिली में। बहन भाई तो हंसते भी ना, तुमको टिकट देख के क्यों सुनते हैं लोग, ऐसे भी कह देते हैं ना। तुम तो ऐसे ही बातें तो नहीं तो हमेशा मैम करती हो। यूट्यूब का चैनल दे दीजिए उनको, लिंक अनकट पॉडकास्ट, अनकट रियलिटी के पॉडकास्ट देख लेंगे फ्री में। हाँ, तो वो मतलब घर वालों के लिए आप समझ वही गया, रहते हो जो आप बचपन से होते, तो उनको बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ लगता गया। नहीं है। घर का एक ही रहता है कि वैल्यू नहीं रहती, वैल्यू नहीं, मतलब वो नॉर्मलाइज मतलब सा उनके हो लिए जाता नॉर्मल है। है, हाँ, सुबह उनके शाम तो लिए, देख ही रहे हैं, हाँ, अलग उनके क्या ही लिए कर रहे होंगे बाहर। वही, बिल्कुल। तो मैम इसी नोट पे मैम हम आपको ऑल द बेस्ट विश करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में हम वेट कर रहे हैं कि आप एक अच्छे से और नए नए बुक्स लाएं। जी बिल्कुल। एंड मैम आई एम अगेन ब्लेस्ड कि आप भोपाल से स्पेशली आए इस थैंक यू पॉडकास्ट सो के लिए। मच, थैंक यू एंड सो आई मच। एम वेरी ऑनर्ड कि हमारा रिसेंट शो जो भी हो रहा है उसमें आपने एक सपोर्ट किया और आपने इतना कंफर्टेबल कर दिया थैंक यू कि सो हमें मच। इतनी अच्छी बातें पता चली। और हम होप करते हैं मैम की नेक्स्ट जब भी आप विजिट करो तो आपके नेक्स्ट बुक के साथ ही। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक सो यू सो मच मच, मैम, थैंक यू थैंक सो यू। मच।